तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी क्लास में। आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आशा करता हूँ आप सबका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। अभी तक हमारे लेक्चर 5 हो चुके हैं। 5 लेक्चर हो चुके हैं। ये हमारा 6 लेक्चर है। ये 5 हो चुके हैं और ये लेक्चर हमारा 6 लेक्चर है। टॉपिक हमारा क्या है आज? आज हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो टॉपिक है जिसपे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आज हम इन टॉपिक्स की बात करेंगे। फोर्स को पढ़ेंगे। ये कंटेंट दे दिया मैंने। फोर्स पढ़ेंगे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये पढ़ेंगे, फ्री फॉल केसेस पढ़ेंगे। मैंने पढ़ा दिया हल्का सा, बट इसमें अपन थोड़ा सा आगे क्वेश्चन भी करेंगे। मास मास और वेट का डिफरेंस पढ़ेंगे। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मास क्या होता है, वेट क्या होता है। तो मास और वेट का डिफरेंस पढ़ेंगे। वेट ऑन द मून ये एक टॉपिक है इसमें। द फोर्स एक्टिंग, ये थ्रस्ट पढ़ेंगे। थ्रस्ट क्या होता है, ठीक है। और क्या है, थ्रस्ट हो गया। और यहीं पर हम पढ़ लेंगे प्रेशर को। प्रेशर पढ़ेंगे और आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी निपटा लेंगे। तो ये क्लास रहेगी हमारी। शुरू करते हैं तो सर। और आज हमने क्या है, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया है। आपको व्हाट्सएप नंबर लिख देते हैं, जिससे आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। आपको वहां पर नोट्स अवेलेबल कराए जाएंगे और जो भी आपकी तैयारी से रिलेटेड चीजें हैं वो सब आपको व्हाट्सएप पे दे दी जाएंगी। तो आप व्हाट्सएप नंबर हमारा देख सकते हैं, 7354938786। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप मैसेज कीजिए और व्हाट्सएप के ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी। और इसी नंबर पे टेलीग्राम है, जिसपे आप नोट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। आज से हमने वहां पर भी नोट्स डालना स्टार्ट कर दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप अपनी कोई भी समस्या हो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हाँ, आप हमारे यूट्यूब की जो वीडियोज हैं, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो जरूर जरूर शेयर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले कि हाँ, हम जिनके लिए वीडियोज बना रहे हैं हमारे दोस्तों के लिए, वो इसको देख रहे हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? पहले ये टॉपिक का ही नाम है, गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आप सब लोगों ने देखा होगा, समझा होगा कि न्यूटन के ऊपर एक शेप गिर गया था, तो उन्होंने काफी चिंतन मनन किया। तो उन्होंने न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। तो ये उसका बेसिक है कि सेब गिरा और फिर उन्होंने सोचा कि कैसे पृथ्वी अपनी ओर हर एक ऑब्जेक्ट को खींचती है। और क्या से इनके माइंड में एक और क्वेश्चन आया था कि सेब पृथ्वी को अपनी ओर खींच रहा है क्या। तो ये हम इस पे चर्चा करते हुए, तो पहले लिखते हैं हम ग्रेविटी, ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटी क्या होती है? एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो अर्थ अर्थ लगाते हैं किसके ऊपर, कोई भी ऑब्जेक्ट जो अर्थ के नियर बाई होते हैं। ठीक है। अब आप एक और टॉपिक को यहाँ अच्छे से समझ सकते हैं कि एक टॉपिक है हमारा, ये तो हो गया कि अर्थ के नियर बाई क्षेत्र में जो लगती है, जो आपने पढ़ा हुआ ग्रेविटी जी, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन बोलते हैं जिसको, जी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। बट अगर आपसे कोई पूछे कि गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो क्या करता है, वो हर एक ऑब्जेक्ट जिसमें मास हो, कोई भी वस्तु जिसमें मास हो, उसको, दो वस्तु हैं, जैसे मैं खड़ा हूं, ये बोर्ड खड़ा है, बोर्ड यहाँ पर वो होल्ड है, टंगा हुआ है, तो मैं इसके ऊपर कुछ फोर्स लगा रहा हूँ और ये मुझके ऊपर कुछ फोर्स लगा रहा हूँ। बट हमारा मास बहुत कम है, तो हम जो फोर्स लगा रहे हैं ना एक दूसरे के ऊपर, वो बहुत ही कम आता है, निग्लिजिबल टाइप का हो जाता है। जबकि पृथ्वी का मास हमारे मास के कंपेयर में बहुत ज्यादा होता है। तो पृथ्वी हमारे ऊपर क्या लगाती है, एक फोर्स लगाती है, जिसके कारण हम पृथ्वी के कक्ष में खड़े रहते हैं। देखो, एक अच्छा कॉन्सेप्ट याद आया। ये एक, ये इस टाइप की अर्थ है हमारी, अर्थ हमारी इसी टाइप की है। तो भारत कहीं यहाँ पर है, आप अगर 3D में देख पा रहे हैं तो इस जगह पे है, ऐसे करके अर्थ है, तो यहाँ पर भारत है। तो मैं ऐसे खड़ा हुआ हूँ, मतलब अर्थ पे ऐसे तो खड़ा हुआ हूँ। अगर मैं जूम इन कर दूं तो मैं ऐसे कोई कील सी हूँ, पर मैं गिर क्यों नहीं रहा बाहर साइड में?
मैं यहां पर बैठा हूं गोल सरफेस पे, मैं आपको कैसे दिखाऊं, ये देख लें आप, ये एक बॉल बना दी मैंने, कपड़े की है, देख लो थोड़ा सा विजुलाइज कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर भारत है कहीं, हम यहाँ खड़े हैं, तो हम गिर क्यों नहीं रहे आकाश में, तो उसका रीजन है क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ का जो मास होता है ना, वो हमको खींच के रखते हैं, इसलिए हम बाहर नहीं जाते हैं। ठीक है, तो ये तो बात होगी इसकी बेसिक डेफिनेशन की। अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी पढ़ेंगे और वहां से क्वेश्चन आते हैं तो वो देखेंगे। यूनिवर्सल, आज से मैं राइटिंग पे भी थोड़ा सा ध्यान दे रहा हूँ। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, हम इस पे बात करेंगे। तो जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम होता है वो क्या होता है, ये एक फोर्स लगाता है, जैसे मैंने बताया कि दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को एक फोर्स से खींचते हैं, तो वो फोर्स कितना होता है, वो बल कितना होता है, वो दोनों ऑब्जेक्ट के मास के क्या होता है, अनुपात में होता है, क्या, समानुपाती होता है, और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, और व्युत्क्रमानुपाती वर्ग के बराबर होते हैं, मतलब उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। समझ में आ गया। तो ये हमें एक फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है कि जो फोर्स होता है दोनों ऑब्जेक्ट के मास के समानुपाती होते हैं, और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती होते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोपोर्शनल होता है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इनकी डिस्टेंस के स्क्वायर के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ से जब हम पढ़ चुके हैं कि रेसिप्रोकल का वो उठाते हैं, साइन उठाते हैं, तो क्या आता है कि कांस्टेंट लगा देते हैं, तो ये जी कांस्टेंट मान लिया मैंने, तो यहाँ से क्या जाएगा, जी m1 m2 अपॉन r²। यहाँ पर क्या है, m1 मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट, m1 मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वन, m2 क्या है, सेकंड ऑब्जेक्ट का मास है, सेकंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, इसको वेट लिख लें तो ज्यादा थोड़ा सही रहेगा, मास ही लिखते हैं, मास ही। अभी मैं बताऊंगा मास और ऑब्जेक्ट में क्या है, सेकंड ऑब्जेक्ट में। कई बार हम मास और ऑब्जेक्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं कर पाते, तो अभी मैं बताऊंगा आर क्या पे है, दूरी, दूरी इसी को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। ठीक है, अभी हम इस पे क्वेश्चंस भी करेंगे। हाँ, तो ये यहां से हो गया। अब एक एक क्वेश्चन हम करके चेक कर लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन मैं बाद में करता हूँ क्योंकि अगले ये थ्योरी का वो है हमारा लेक्चर, क्वेश्चन अगले लेक्चर में कर लेंगे। अब हम देखते हैं, हाँ, जो मैं बता रहा था आपको, मास और वेट में डिफरेंस, मास या इसी को बोलते हैं द्रव्यमान, और वेट, इसी को बोलते हैं भार। अब इन दोनों के डिफरेंस को देखेंगे हम कि मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है। जो मास, जैसे कि मेरा वजन कितना है, 70 kg मान लो, मेरा वजन कितना है, 70 kg, आपका भी कुछ वजन होगा, तो ये क्या है, ये मास नहीं है, ये वेट है, वेट है। ये क्या है, एफ इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है, एम ई, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। बट अगर ड्यू टू ग्रेविटी हो तो ए इक्वल टू क्या रख देते थे हम, जी रख देते। हाँ, तो एफ इक्वल टू क्या जाता है, एम जी। तो ये हमारा फोर्स जो है ना, इसी को हम वेट बोलते हैं। जो फोर्स आता है ना, इसकी भी यूनिट क्या होगी, न्यूटन होती है इसकी। वैसे ये जो जो अपन बात करते हैं ना, वो न्यूटन है। अब देखो, एफ, मेरा वेट कितना है, वेट 60 kg है, तो 70 kg मैंने माना था, 70 kg, तो एम जी, तो यहां से मास क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा 7, जी की वैल्यू कितनी होती है, 10। समझ में आ गया, जीरो से जीरो कट जाएगा, 7 आ जाएगा, एम इक्वल टू।
तो यहां से मास और वेट का डिफरेंस समझ में आ गया। वेट क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी ओर जिस फोर्स से खींचती है ना, वो कुल फोर्स को हम बोलते हैं वेट। और मास क्या होता है, किस मास क्या है, चेंज नहीं होता, वेट चेंज होता है। अगर तुम पोल्स पे होगे तो तुम्हारा वेट कुछ होगा, अगर तुम इक्वेटर पे होगे तो तुम्हारा वेट कुछ होगा, तुम पहाड़ों पे होगे तो वेट तुम्हारा अलग होगा, तुम अगर जमीन के नीचे चले जाओगे तो तुम्हारा वेट चेंज हो जाएगा। वेट क्या है, चेंजेबल क्वांटिटी है, जबकि द्रव्यमान क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी, ये कहीं भी चेंज नहीं होगा। आपका द्रव्यमान यहाँ भी इतना ही होगा, और मून पे चले जाओगे आप, चंद्रमा पे चले जाओगे, वहां भी उतना ही होगा। तो ये समझ में आ गया, ठीक है। अब ये थोड़ा सा मैंने बता दिया है, ये लिख दूं मैं इधर कि ये 70 kg है ना, जो हमारा वेट बोलते हैं, ये भार है। और यहां से हमारा क्या आया, m = 7, ये द्रव्यमान है, प्रोग्राम। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मून पे हमें अगर पूछे कोई वेट कितना होगा, तो इसके लिए थोड़ा सा एक लिख लेना है, क्योंकि इस पे काफी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चंद्रमा पर द्रव्यमान, चंद्रमा पर भार, वेट ऑन मून, वेट ऑन, ठीक है। चंद्रमा पर भार, तो चंद्रमा पर भार होता है ना, वो पृथ्वी के भार के 1/6 टाइम्स होता है। कितना होता है, 1/6 टाइम्स। याद कर लो, 1/6 गुणा, ठीक है। अगर हमारा भार यहाँ पर 70 kg है, 70 kg है, तो इसको 1/6 से कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, भार इन द मून, वेट ऑन मून। तो डब्लू क्या आ जाएगा, वेट को डब्लू से रिप्रेजेंट किया और एम बना देता हूं मैं, डब्लू एम मतलब मून का, मून पर वेट। तो ये कितना हो जाएगा, काट देंगे इसको, कितना आ जाएगा, 6 × 6 = 10 हो गए, 6 × 6 और 4 और 11.6 समथिंग कुछ आ जाएगा किलोग्राम। तो मेरा वेट मून पर कितना होगा, तो 11.6 kg। समझ में आ गया। ये जरूरी है, इसको याद रखना कि मून पर हमारा वेट होता कितना है, 1/6 टाइम्स ऑफ अर्थ वेट। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन भी आ रखा है, अभी मैं कराऊंगा। अब मैं देख लूं कौन कौन से टॉपिक और रहेंगे। हाँ, फोर्स के बारे में मैंने थोड़ी सी जनरल इंफॉर्मेशन दे दी, ग्रेविटी, अब फ्री फॉल केस तो आ गए। अच्छा, मास हमने वेट पहले कर लिया, वेट ऑफ मून भी हो गया, फ्री फॉल केस पे करते हैं, ठीक है। आपको मैं उतना उतना ही बता रहा हूँ जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है इस पे। मैंने देखा है इस पे क्वेश्चन आ रहे हैं, दो दो एक दो एक दो आ रहे हैं, और वो मतलब काफी बार क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड आ जाते हैं। तो मैं 2 लाइन और लिखा दूं, देखो इस पे जो ग्रेविटेशनल वो था ना, इसी पे मैं 2 लाइन और लिखा दूंगा, ये वाला, इस टॉपिक पे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसी पे लिखा हूं, ग्रेविटी अर्थ के सरफेस पे कैसे चेंज होती है। गुरुत्वाकर्षण बल ऑन दी, गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर, पृथ्वी पर कैसे परिवर्तित होती है। अब आपको बस यही देख लेना है, और आपके क्वेश्चन पेपर में बहुत हद तक चांस है कि यही आए। पहले लिख लो कि ध्रुवों पर ना, ध्रुवों पर, मैं आपको इसका फॉर्मूला भी लिखा सकता था, पर लिखने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि आपके यहाँ फॉर्मूला पूछता नहीं है वर्गों में। तो ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे ज्यादा होता है, गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे अधिक होता है। ग्रेविटी ऑन द पोल्स आर मैक्सिमम, और ध्रुवों पर सबसे ज्यादा होता है, और भूमध्य रेखा पर सबसे कम। भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण
सबसे कम होता है। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है वैसे, जी डैश इक्वल टू आर ई ओमेगा स्क्वायर माइनस लैम्बडा कॉस थीटा, ऐसे एक फॉर्मूला होता है। तो आ, वो हमको ज्यादा देखना नहीं है, क्योंकि वो आता नहीं है, हमारा यही आता है एट इक्वेटर्स द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट शुड बी लेस। ठीक है, और पृथ्वी की सतह से ऊपर और गहराई में जाने पर दोनों जगह पर गुरुत्वाकर्षण का मान कम होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर और पृथ्वी की सतह से ऊपर और गहराई में जाने पर गुरुत्वाकर्षण का मान कम होता है। दोनों जगह पर क्या होता है, कम होता है। कई बार ये क्वेश्चन मैंने देखा, ये 3 पॉइंट और लिखते हैं बस, ये जो मैं उसमें दिखाना भूल गया था, ये गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर कैसे कैसे परिवर्तित होता है। तो ये 3 जगह ध्रुवों पर सबसे ज्यादा होता है, एक और इक्वेटर पर सबसे कम होता है, मतलब भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है, और पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर भी कम होगा और गहराई में जाने पर भी कम होगा। ऊपर जाने पर ज्यादा कम होता है, गहराई में जाने पर कम कम होता है। इसको और अगर लिखना चाहो ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर जाने पर कम, अधिक अधिक कम होता है, मतलब ज्यादा घटेगा, और नीचे जाने पर कम कम होता है, लेस। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, तो उससे देख सकते हैं, और आपको ये नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, दिक्कत है नहीं। हाँ, तो अब हमारा टॉपिक क्या था, फ्री फॉल केस, ये सारा हो गया। अब फ्री फॉल केस देखो, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशंस लिखा देता हूँ, बाकी जो इक्वेशन ऑफ मोशंस थी ना उनको इसी में लिखा देता हूँ। जब हम पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंकेंगे ना बॉल को या कोई ऑब्जेक्ट को, तो ए इक्वल टू क्या ले लेंगे, माइनस जी। क्या करेंगे, जब ऊपर की ओर फेंकेंगे तो ए इक्वल टू क्या ले लेंगे, माइनस जी। जब डाउनवर्ड मोशन होगा, नीचे की ओर आएगा, तो ए इक्वल टू क्या लेंगे, जी। और सब कुछ सेम रहेगा, टॉप पोजीशन पर, फाइनल पोजीशन पर वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। फाइनल पोजीशन पर, टॉप पोजीशन पर, फाइनल नहीं, टॉप पोजीशन पर, या मतलब इसको क्या बोलेंगे, टॉप पोजीशन पर जैसे बॉल को हम ऊपर की ओर फेंकेंगे तो वो सबसे, जब सबसे हाईएस्ट ऊंचाई पे पहुंच जाएगा ना, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, टॉप पोजीशन पर वेलोसिटी शुड बी जीरो, वेलोसिटी इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब इसको लिखेंगे तो v इक्वल टू क्या होता है, u, u माइनस जी टी आ जाएगा यहाँ पर, ए की जगह जी रखा है, तो एस इक्वल टू, एस की जगह एच रख सकते हैं क्योंकि हाइट की बात कर रहे हैं, या एस रखना है तो एस रख लो, कुछ भी रख लो, एच भी लिख सकते हैं और एस भी लिख सकते हैं। तो एस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। अब कई लोग बोलेंगे टॉप पोजीशन पर सर आपने बताया कि वेलोसिटी जीरो होती है, तो यहाँ जीरो क्यों लिखा, हम पुट कर लेंगे। अभी ये क्या, मैं इक्वेशन को लिख दे रहा हूँ, जिससे क्या है आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो v इक्वल टू क्या था, और आपको एक बार और रिवाइज हो जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, u प्लस जी टी। आप कमेंट कर सकते हैं अगर राइटिंग वाइटिंग में कोई दिक्कत हो। और यहाँ पर s इक्वल टू क्या आ जाएगा, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एच, एस या एच बोल सकते हैं इसको, और वी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, या एच, एच या एच लिख सकते हैं, यहाँ पर भी मैंने जो लिखा। तो ये इक्वेशन है, आपको पता चलेगा ऊपर जाने पर टुवार्ड्स अपवर्ड मोशन, टुवार्ड्स अपवर्ड मोशन, नीचे जाने पर डाउनवर्ड मोशन। ठीक है, इनको हेडिंग बना के लिख सकते हैं।
और नोट्स क्या साथ के साथ बनाते रहोगे तो ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, ये हो गया। अब पढ़ेंगे हम बॉयंट फोर्स के बारे में कि बॉयंट और उसको बोलते हैं उत्प्लावन बल। उत्प्लावन, उत्प्लावन बल, इसी को बोलते हैं बॉयंट फोर्स, बॉयंट फोर्स। तो उत्प्लावन बल और बॉयंट फोर्स होता क्या है? अच्छा, इससे पहले एक टॉपिक रह गया हमारा, प्रणोद, जिसको बोलते हैं प्रणोद, प्रणोद, इसी को बोलते हैं थ्रस्ट। और यहाँ एक प्रेशर, दाब, दाब इसको बोलते हैं प्रेशर, प्रेशर। ठीक है, इन दोनों टॉपिक्स के बारे में चर्चा करते हैं पहले, फिर हम बॉयंट फोर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रोड क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट पर परपेंडिकुलर लगने वाले फोर्स को हम प्रोड बोलते हैं। जैसे कि देखो, मैं ऐसे एक समझाऊं एग्जांपल। अगर ये पेन है, मैं इस डिस्प्ले पे, इस बोर्ड पर ऐसे करके फोर्स लगा रहा हूं ना, तो ये क्या है? परपेंडिकुलर लग रहा है ना, एग्जैक्ट इस पॉइंट पर। तो इस टाइप के फोर्स को क्या बोलते हैं? प्रोड। परपेंडिकुलर या लंबवत लगने वाले बल को प्रोड बोला जाता है। लंबवत लगता है। ठीक है। और प्रेशर क्या होता है? वो, ये क्या होता है? एक एरिया के ऊपर लगने वाले बल को क्षेत्रफल के ऊपर, ये एकांक एरिया में होता है। ये लंबवत या एकांक एरिया बोलते हैं। एकांक एरिया में लंबवत लगेगा। एकांक क्षेत्र, एकांक क्षेत्र, बहुत छोटे क्षेत्रफल की बात करते हैं। और यहाँ पर जो प्रेशर होता है ना, ये थोड़ा उससे बड़ा होता है, बट ये भी, ये फोर्स होता है, ये दाब है। पर ये इसका फॉर्मूला होता है फोर्स, पी से रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये फोर्स को मैंने क्या डाउनवर्ड क्यों लिखा है कि ये एक, मतलब एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर। बाहरी बल लग रहा होता है किसी वस्तु के ऊपर, इसीलिए मैंने क्या लिखा है? फोर्स पर यूनिट एरिया। ये इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। इस पे तकरीबन तकरीबन मेरे हिसाब से जो 7 पेपर हुए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये मान लो। और इसमें 7 पेपर्स हुए थे, तो मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन के, इस फॉर्मूले से एक भी पेपर में क्वेश्चन नहीं आया हो। हर एक पेपर में एक एक दो दो क्वेश्चन आए, या एक आया या दो आया। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, ये प्रोडोज वगैरह तो थोड़ा सा कम आता है। और इसकी बात होगी चर्चा। अब हम बायोट फोर्स की बात कर लेते हैं। इस पे न्यूमेरिकल्स ना अगली वीडियो में मैं कराऊंगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स और थ्योरी की लेक्चर्स को डिफरेंट डिफरेंट रखना थोड़ा सा सही रहेगा, नहीं तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाता है। बायोट, ये स्पेलिंग थोड़ा सा देख लेना, मुझे लग रहा है कि गलत ना हो। इसको बोलते हैं उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल, ये होता है क्या है? ये वो, ये वही फोर्स है जिसके कारण मतलब फोम का जो टुकड़ा होता है, फोम, वो पानी में डूबता नहीं है, और जबकि लोहे की कील वो पानी में डूब जाती है। तो समझ में आया? उत्प्लावन बल क्या होता है? जो जो फ्लूइड होते हैं ना, जो द्रव होते हैं ना, वो, जिस द्रवों में जो कोई भी ऑब्जेक्ट डाला जाता है, कोई वस्तु डाली जाती है, तो द्रव उस ऑब्जेक्ट पे जो भी बल लगाते हैं उसको बोलते हैं उत्प्लावन बल, और उसी को बोलते हैं वायलेंट फोर्स। अब ये बल हो लगता कैसे है द्रवों में? आप इसका एक एग्जांपल एनसीईआरटी में भी दिया है, बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। उसमें बताया गया है कि जब एक ग्लास में एक लोहे को वेट किया गया, पहले लोहे को नापा गया स्प्रिंग के थ्रू। स्प्रिंग में, स्प्रिंग वो आता है ना, स्प्रिंग वाला सिस्टम जिससे अपन सिलेंडर नापते हैं, हाँ, तो उससे एक लोहे को नापा गया। लेट सपोज वो 10 kg का था, तो उसी को अगर उस लोहे के पानी में डुबो दिया गया उसको, और फिर नापा गया, तो उसका वजन कम हो गया। तो वजन कम क्यों हुआ? क्योंकि पानी उसके ऊपर बल लगा रहा है ना, पानी उसके ऊपर बल लगा रहा है, और पृथ्वी अब उसको, लोहे को अपनी ओर खींचना चाह रही है। तो एक तो बल लग रहा है इसको इस डायरेक्शन में, जो मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, इसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन फोर्स। और एक क्या लग रहा है इस डायरेक्शन में, ये पानी में है, ये लेट सपोज ये बॉक्स रखा है,
और एक बल ऐसे लग रहा है इस पर, इस ऑब्जेक्ट पर, इसको क्या बोलते हैं, उत्प्लावन बल या बॉयंट फोर्स, जो पानी के कारण लग रहा है। तो ये जो वेट है ना इसका कम हो जाता है एक्चुअल वेट से, ठीक है। तो ये दोनों हो गए हमारे कि उत्प्लावन बल क्या होता है। अब ये डिपेंड किस पे करता है उत्प्लावन बल, तो ये करता है द्रव की डेंसिटी पे, फ्लूइड के घनत्व पर, द्रवों के द्रवों के घनत्व, यहां लिख देता हूं, द्रवों के घनत्व पर निर्भर करता है। अलग 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 फ्लूइड के लिए, अलग अलग द्रवों के लिए और उत्प्लावन बल अलग अलग होता है, ठीक है। अब उत्प्लावन बल से ही आर्किमिडीज का प्रिंसिपल उन्होंने ड्राइव किया था। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या था, तो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या था, तो आर्किमिडीज ने, आपकी बुक एनसीईआरटी में आप पढ़ोगे तो मिलेगा, आर्किमिडीज का नियम। तो उन्होंने बताया कि वो नहाने जा रहे थे बाथटब में, तो वो भरा हुआ बाथटब था, तो उन्होंने जैसे ही पैर रखा तो वो पानी बाहर आ गया, ओ चिल्ला के निकले यूरेका यूरेका। तो वहां से उन्होंने दिमाग में आया कि कुछ तो है, मतलब मैं उसमें गया और ये मतलब पानी बाहर आ गया, ऐसा क्यों हुआ। तो उन्होंने ये सोचा, तो उन्होंने आर्किमिडीज का प्रिंसिपल दिया था, जिससे दो बहुत यूजफुल जो मैकेनिक वो बने, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। एक तो होता है लेक्टोमीटर, लेक्टोमीटर, एक होता है हाइड्रोमीटर। ये दोनों आपके एग्जाम में आ रखे हैं। ये हिंदी में भी इनको लेक्टोमीटर हाइड्रोमीटर बोलते हैं, अलग से नहीं है इसका नाम, इसको लेक्टोमीटर ही बोलते हैं। आप जो दूध का काम करते होंगे ना, या दूध की फैक्ट्री वगैरह, मतलब डेयरी वगैरह पर गए होंगे तो वहां देखा होगा, जो दूध की शुद्धता नापी जाती है वो इलेक्ट्रोमीटर से ही नापी जाती है। ये क्या है, डेंसिटीज का डिफरेंस से जानता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल डेंसिटी का डिफरेंस हो जाता है ना, कि जो प्योर मिल्क होता है उसकी डेंसिटी अलग रहती है, अगर उसमें पानी मिला दिया जाए तो उसकी डेंसिटी चेंज हो जाती है। तो इलेक्ट्रोमीटर क्या होता है, प्योरिटी ऑफ मिल्क, प्योरिटी ऑफ मिल्क को मेजर करता है, दूध की शुद्धता को मापता है, दूध की शुद्धता, आप देख पा रहे हैं, शुद्धता। और हाइड्रोमीटर क्या होता है ना, ये डेंसिटी को बताता है, लिक्विड की डेंसिटी को, द्रवों की डेंसिटी ऑफ लिक्विड या लिक्विड डेंसिटी, द्रवों की द्रवों के घनत्व के बारे में बताता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये दोनों पूछे गए हैं, इसको भी स्टार बना लो। और आज का मेरे हिसाब से यहीं तक था लेक्चर। हाँ, देख लेते हैं एक बार। हाँ, ये हो गया, ये हो गया। हाँ, फोर्स हमने करा दिया, थोड़ा सा इसके बारे में बता दिया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हाँ, ये भी हो गया। मास बता दिया, वेट बता दिया, वेट और थ्रस्ट का हो गया, डेंसिटी हो गया, इलेक्ट्रोमीटर, हाइड्रोमीटर। हाँ, यहीं तक था क्लास। अब आपको मैंने बता दिया है, व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, उसमें उसमें मैसेज करें और ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा मैं, वहां से आप नोट्स ले सकते हैं। और हाँ, आपके लिए एक होमवर्क तो दे ही दूं, ये है। हाँ, ये देखो, ये फॉर्मूला जो मैंने लिखाया था ना, इससे एक न्यूमेरिकल आया है, उसने पूछा है कि जो जी कांस्टेंट है ना, ये इसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, इसकी यूनिट क्या होगी। उसने इसकी यूनिट निकालनी पूछी है, तो यूनिट निकालना मैंने आपको सिखाया है। इसकी वैल्यू मैं बता देता हूँ, जी इक्वल टू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब आपको यूनिट और लिख देनी है यहाँ पर। ये आपका आज का गृह कार्य है, इसको करके लेके आए। और आज की हम क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आप अब इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, जिससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन भी आएगा कि हाँ, हम जो पढ़ा रहे हैं वो तो समझ में आ रहा है और दोस्तों को समझ में आ रहा है। और आपका कोई सजेशन हो कि मैं कुछ अच्छा कर सकूं, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में सजेशन को दे सकते हैं। थैंक यू।